नमस्कार साथियों, मैं सरिता। स्वागत है आपका मेरे कहानियों के चैनल कुछ भूल गए कुछ याद है में। यहाँ मैं आपके लिए प्रत्येक अंक में एक नई कहानी लेकर आती हूँ। सुनने वाला अगर ध्यान दे तो पत्थर भी कहानी सुना देता है। आज आप सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी पंच परमेश्वर का दूसरा भाग। अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर बुरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती। जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर से बेलों की एक बहुत अच्छी गोई मोल लाए थे। बेल पछाई जाति के सुंदर बड़े बड़े सींगों वाले थे। महीनों तक आसपास के गांव के लोग दर्शन करते रहे। देवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बेल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। इंसान सब्र भले ही कर जाए, पर खुदा नेको बद सब देखता है। अलगू को संदेह हुआ कि जुम्मन ने बेल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा, जुम्मन ने कुछ कर करा दिया है। चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्द बाहुल्य की नदी बहा दी। व्यंग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बातें हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शांति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डांट डपट कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया। अब अकेला बेल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया, पर ना मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बेल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बेल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हों। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बेल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बेल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। मंडी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था तो चैन की बंशी बजती थी। बेलराम छठे छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। खूब उछलते कूदते और कोसों तक दौड़ते चले जाते थे। वहाँ बेलराम का रातिब था, साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली। और यही नहीं, कभी कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम सवेरे एक आदमी खरहरे करता, पोंछता और सहलाता था। कहाँ वह सुखचैन, कहाँ या 8 पहर की खपत। महीने भर में ही वह पिस सा गया। इक्के का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक एक पग चलना दूभर था। हड्डियां निकल आई थीं, पर था वह पानीदार, मार की बर्दाश्त ना थी। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था, बेल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बेल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा,
नथनों में लकड़ी ठूंस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बेल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। बहुत चीखे चिल्लाए, पर देहात का रास्ता बच्चों की आंख की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है। कोई नजर ना आया, आसपास कोई गांव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने मरे हुए बेल पर और दुर्रे लगाए और कोसने लगे, अब भागे, तुझे मरना ही था तो घर पहुंचकर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा, अब गाड़ी कौन खींचे। इस तरह साहू जी खूब जले भुने। कई बोरे गुड़ और कई पीपे घी उन्होंने बेचे थे। 200-250 रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी ना सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वहीं रत जगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे, पर पो फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाड़ खाने लगा। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। साहू आइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बेल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बेल के दाम मांगते तब साहू और साहूआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहाँ तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया, इन दामों की पड़ी है। मुर्दा बेल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। आंखों में धूल झोंक दी, सत्यानाशी बेल गले में बांध दिया। हमें निरा पोंगा ही समझ लिया है, हम भी बनिया के बच्चे हैं। ऐसे बुद्धू कहीं और होंगे। पहले जाकर किसी गड्ढे में मुंह धोआओ, तब दाम लेना। ना जी मानता हो तो हमारा बेल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले 2 महीना जोत लो, और क्या लोगे। चौधरी क्या अशुभ चिंतकों की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहू जी के बर्राने की पुष्टि करते। परंतु 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वह भी गर्म पड़े। साहू जी बिगड़कर लाठी ढूंढने घर में चले गए। अब साहूआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते होते हाथापाई की नौबत आ पहुंची। साहूआइन ने घर में घुसकर किवाड़ बंद कर लिए। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया, साहू जी को दिलासा देकर घर से निकाला। वह परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों पक्षों ने अपने अपने दल बनाने शुरू किए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। वही संध्या का समय था। खेतों में कौवे पंचायत कर रहे थे। विवादग्रस्त विषय था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे। पेड़ की डालियों पर बैठी शुक मंडली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरवत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी संकोच नहीं होता। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो। अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे, वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उज्र तो नहीं।
चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उज्र होगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूलकर भटकने लगते हैं तब यही ज्ञान हमारा विश्वसनीय पथ प्रदर्शक बन जाता है। पत्र संपादक अपनी शांति कुटी में बैठा हुआ कितनी धृष्टता और स्वतंत्रता के साथ अपनी प्रबल लेखनी से मंत्रिमंडल पर आक्रमण करता है, परंतु ऐसे अवसर आते हैं जब वह स्वयं मंत्रिमंडल में सम्मिलित होता है। मंडल के भवन में पग धरते ही उसकी लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है। इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्दंड रहता है। माता पिता उसकी ओर से कितने चिंतित रहते हैं। वे उसे कुल कलंक समझते हैं, परंतु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शांत चित्त हो जाता है। यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है। जुम्मन शेख के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है, और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बेल का मूल्य देना चाहिए, परंतु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बेल के मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सभ्य मूल के अतिरिक्त समझू को दंड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस ना हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बेल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बेल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बेल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। रामधन मिश्र बोले, समझू ने बेल को जानबूझकर मारा है, अतएव उससे दंड लेना चाहिए। जुम्मन बोले, यह दूसरा सवाल है, हमको इससे कोई मतलब नहीं। झकड़ू साहू ने कहा, समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोले, यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। यह रियायत करें तो उनकी भलमनसी। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय। यह मनुष्य का काम नहीं, पंच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पंच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक शत्रु बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।